नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जवाब तो चाहिए मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहे। रविवार की सुबह पीएम मोदी भुज एयरपोर्ट पर पहुंचे। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कच्छ जिले के भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी 4400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी उन्होंने शुभारंभ किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी भुज में स्मृति वन के रास्ते में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी उन्होंने किया। भुज पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया और कहा था कि 2001 के भूकंप के बाद कुछ लोगों ने कच्छ को बट्टे खाते में डाल दिया था। लोग तब कहा करते थे कि कच्छ कभी उठ नहीं सकता, लेकिन इन संशयवादियों ने कच्छ की भावना को कम करके आंका, क्योंकि थोड़े से समय में ही कच्छ का उदय हुआ। ये सबसे तेजी से बढ़ते जिलों में से एक बन गया है। स्मृति वन स्मारक 2001 में आए भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की याद में करीब 470 एकड़ में बनाया गया। स्मारक पर उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जिनकी भूकंप के दौरान मौत हो गई थी। इसके साथ ही इसमें एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है। वहीं पीएम मोदी कच्छ जिले के 948 गांवों और 10 कस्बों में सिंचाई और पेयजल के लिए सरदार सरोवर परियोजना की कच्छ शाखा नहर का भी उन्होंने उद्घाटन किया। और साथ ही पीएम मोदी ने सरहद डेयरी के एक नए स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र, भुज में एक क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, गांधीधाम में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर, अंजार में वीर बालक स्मारक और नखत्राना में भुज 2 सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। इसके बाद पीएम मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर सम्मेलन केंद्र में भारत में सुजुकी के 40 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। भुज में स्मृति वन स्मारक के उद्घाटन के दौरान उन्होंने इशारों में विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, एक दौर था जब गुजरात पर एक के बाद एक लगातार संकट आ रहे थे। प्राकृतिक आपदा से गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया और गुजरात को बदनाम करने की साजिशें। ये तमाम बातें कही हैं पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान। और इस बीच यहाँ पर जब भुज को बड़ी सौगात दी और जिस तरह से भुज की जो स्थिति थी 2001 में, उस भयावहता को पूरी दुनिया ने देखा था और ये माना जाने लगा था कुछ लोगों के द्वारा ये भुज अब कभी उठ खड़ा नहीं होगा। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया पीएम मोदी ने और तमाम विकास कार्य भुज में हुए। तमाम सौगातें भुजवासियों को मिल रही हैं। और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। और इस बीच यहाँ पर पीएम मोदी ने रोड शो किया। सभी लोगों का यहाँ पर अभिनंदन यहाँ पर स्वीकार किया, अभिवादन यहाँ पर स्वीकार किया, सभी को अभिनंदन किया पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाते हुए, क्योंकि यहाँ पर ये लोकप्रियता बताती है कि बीजेपी किस तरह से यहाँ पर लगातार जनता के दिलों में जगह बनाए हुए है। और आज स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया, जनता को समर्पित कर दिया। इससे पहले उन्होंने करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। उसकी तस्वीरें स्मृति भवन उन लोगों की याद में बनाया गया जो 2001 में जो भीषण भूकंप आया था, उसमें तकरीबन 13,000 लोग जो कि मारे गए थे। आपको बता दें कि यहाँ पर इस स्मृति वन का जो निर्माण है करीब 470 एकड़ के क्षेत्र में हुआ। पीएम मोदी ने आज रविवार को प्रदेशवासियों को करीब 4,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात दी। पीएम ने सभा को संबोधित किया और कहा कि मैं आप लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि मुश्किल भरे उन दिनों में मैंने बड़े आत्मविश्वास से कहा था कि हम आपदा को अवसर में बदल के रहेंगे। मैंने ये भी कहा था कि आपको जो रण दिखता है, मुझे उसमें भारत का तोरण दिखता है। 2047 को भारत विकसित देश बनेगा, ये बात कही। 2001 में पूरी तरह तबाह होने के बाद से कच्छ में जो काम हुए वो अकल्पनीय है। और कच्छ में 2003 में क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा यूनिवर्सिटी बनी, तो वहीं 35 से ज़्यादा नए कॉलेजों की स्थापना की गई। इसके साथ आपको बता दें कि गुजरात के कच्छ और भुज में 2001 में जो भीषण भूकंप आया था, इस भूकंप का केंद्र भुज में था। इस स्मारक में उन सभी लोगों के नाम दर्ज है जिनकी मौत भूकंप के कारण हुई थी। और इसके साथ ही भूकंप के बाद गुजरात की स्थिति, पुनर्निर्माण की पहलों और सफलता की कहानियों को भी दिखाया गया है। क्योंकि आपको बता दें कि इस साल गुजरात में विधानसभा चुनाव भी हैं और पीएम मोदी के गुजरात दौरे
को लेकर यहाँ पर चुनाव से भी जोड़कर इसको देखा जा रहा है मिशन गुजरात से। और इसके पहले पीएम ने अपने दौरे के पहले दिन साबरमती रिवरफ्रंट में बने अटल ब्रिज का उद्घाटन भी किया था। लेकिन इस दौरे को यहाँ पर मिशन गुजरात से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। साथियों, आज मन बहुत सारी भावनाओं से भरा हुआ है। भुजियो डूंगर में स्मृतिवन मेमोरियल और अंजार में वीर बालक स्मारक का लोकार्पण कच्छ की, गुजरात की, पूरे देश की साझी वेदना का प्रतीक है। इनके निर्माण में सिर्फ पसीना ही नहीं बल्कि कितने ही परिवारों के आंसुओं ने भी इसके ईंट पत्थरों को सींचा है। मुझे याद है कि अंजार में बच्चों के परिजनों ने बाल स्मारक बनाने का विचार रखा था। तब हम सभी ने ये तय किया था कि कार सेवा से इसको पूरा करेंगे। जो प्रण हमने लिया था वो आज पूरा हो गया है। जिन्होंने अपनों को खोया, अपने बच्चों को खोया, मैं आज बहुत भारी मन से इन स्मारकों को उन्हें समर्पित करता हूं। भाइयों और बहनों, कच्छ ने सिर्फ खुद को ऊपर उठाया इतना ही नहीं है, लेकिन कच्छ ने पूरे गुजरात को विकास की नई गति दी है। एक दौर था जब गुजरात पर एक के बाद एक संकट आ रहे थे। प्राकृतिक आपदा से गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। देश और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने के लिए, यहां निवेश को रोकने के लिए एक के बाद एक साजिशें की गई। ऐसी स्थिति में भी एक तरफ गुजरात देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने वाला पहला राज्य बना। इसी एक्ट की प्रेरणा से पूरे देश के लिए भी ऐसा ही कानून बना। कोरोना के संकट काल में इसी कानून ने हर सरकार और प्रशासन की बहुत मदद की। साथियों, हर साजिश को पीछे छोड़ते हुए गुजरात ने नई औद्योगिक नीति लाकर गुजरात में औद्योगिक विकास की नई राह चुनी थी। इसका बहुत अधिक लाभ कच्छ को हुआ, कच्छ में निवेश को हुआ। कच्छ के औद्योगिक विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। आज कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट प्लांट है। वेल्डिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कच्छ पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्लांट कच्छ में ही है। कच्छ में एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है।
कंडला और मुंद्रा पोर्ट में देश का 30% कार्गो हैंडल होता है। कच्छ वो इलाका है जहां से भारत का 30% से ज्यादा नमक पैदा होता है। हिंदुस्तान का कोई लाल ऐसा नहीं होगा जिसने कच्छ का नमक न खाया हो। जहां 30 से ज्यादा सॉल्ट रिफाइनरीज है। साथियों, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यहां की माताओं, बहनों, बेटियों का पराक्रम आज भी श्रेष्ठ वीर गाथाओं में लिखा जाता है। कच्छ का विकास, सबका प्रयास से सार्थक परिवर्तन एक उत्तम उदाहरण है। कच्छ सिर्फ एक स्थान नहीं है, भूभाग का एक हिस्सा नहीं है। ये कच्छ तो स्पिरिट है, जीती जागती भावना है, जिंदा दिल मनोभाव है। ये वो भावना है जो हमें आजादी के अमृत काल में विराट संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाती है। तो चूंकि यहाँ पर आपने पीएम मोदी को भी सुना और गुजरात में विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं, उसी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तमाम दल, तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर ज़मीन पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में जो गुजरात दौरे पर रहे पीएम मोदी, यहाँ की जनसभा को संबोधित किया, यहाँ के लोगों को संबोधित किया। इस बीच यहाँ पर लगातार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम दल यहाँ पर लगातार जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं अविनाश सिंह जी। अविनाश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं विनय मिश्रा जी। विनय जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं रमाकांत मिश्रा जी। रमाकांत जी, आपका बहुत स्वागत है। अविनाश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। पीएम ने एक समय कहा था, जब भुज में बर्बादी हुई थी, और कहा था कि वो आपदा को अवसर में जरूर बदलेंगे, और जो उन्होंने कहा था आज उन्होंने करके भी दिखाया। वो तमाम यहाँ पर विकास किए गए हैं और भुज को अपनी एक बार फिर से पहचान मिली है, खोई हुई पहचान वापस मिली है। जी नमस्कार संभव जी, आपके सारे श्रोता को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, प्रधानमंत्री बनना और उसके पहले पूरे देशवासी को ये बताना कि मैं एक चाय वाले का परिवार से आता हूँ और मेरी माँ बड़ी साधारण महिला है और साधारण काम किया है उन्होंने। तो किसी भी आपदा को अवसर बदलने का वो परिकाष्ठा है, ये बात देश पहले जाना, फिर उनको प्रधानमंत्री बनाया। ये कोई अपवाद नहीं है, भुज कोई अपवाद नहीं है। जिस व्यक्ति का जीवन खुद ही एक आपदा को अवसर में बदलने का रहा हो, वो आप सोच सकते हैं कि एक जगह भुज जो बिल्कुल इंडिया के मैप से खत्म हो चुका था। मैं आपको संभव जी थोड़ा वक्त चाहूंगा। बहुत व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि इसमें कई एनजीओज ने भी साथ दिया है और कुछ एनजीओज में हमारे मित्र काम करते थे। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, बहुत मेहनत किया उन्होंने। अमिताभ शर्मा उनका नाम है, स्विस रेड क्रॉस के साथ वो काम करते थे। तो बहुत मिल करके प्रधानमंत्री उस समय से आपदा को अवसर में बदलना किसको कहते हैं, समय सीमाबद्ध तरीके से उसको कैसे करते हैं, इन सब को उन्होंने चरितार्थ किया अपने जीवन में पहले, फिर देश को दिखाया, गुजरात में रह के दिखाया और तब फिर देश के प्रधानमंत्री बने। अब दूसरी बात पे आता हूं। आपने पॉलिटिकल बात करी कि भाई कांग्रेस भी है, आप भी है। देखिए, जब प्रधानमंत्री के साथ एक खासियत है और देश में हर नेता इस बात को बोलता है और जानता है, तभी कांग्रेस में टूट हो रही है, क्योंकि उनके नेता में ये चीज नहीं है। प्रधानमंत्री जब भी गुजरात जाते हैं, खास करके या देश के किसी भी पार्ट में अगर वो जाते हैं, तो उनका चार रूप होता है। एक तो देश के प्रधानमंत्री माननीय, गुजरात के केस में वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है, और जहां के वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं, वहां के या प्रभारी रह चुके हैं या प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उस जगह को बहुत नजदीक से वो जानते हैं। तो उस जगह के आप समझ लीजिए चीफ मिनिस्टर रह चुके। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सन ऑफ द सॉइल। देश के हर कण कण को, हर जन जन को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा घर वापस आया है। तो जब भी वो गुजरात जाते हैं, तो आप ये समझिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री बनारस से इलेक्शन लड़ते हैं और देश में और दुनिया में उतने ही पॉपुलर है जैसे कि वाडनगर में एक चाय वाला पॉपुलर हुआ करता था। तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है कि जब वो गुजरात जाते हैं तो वो बड़े सहज रहते हैं, बहुत स्वाभाविक रहते हैं। और देश में जब उन्नति की बात हो तो निश्चित रूप से गुजरात पहले भी समृद्ध रहा है और प्रधानमंत्री के दौर में और समृद्ध हुआ। और जब भी वो गुजरात जाते हैं
तो निश्चित रूप से चाहे इलेक्शन हो या ना हो, वो एक बेटे की तरह उस अपनी माता को सौगात देते हैं और देश को सौगात देते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रधानमंत्री एक कंप्लीट मैन है और प्रधानमंत्री के रूप में, सीएम के रूप में, देश के बेटा के रूप में गुजरात को बहुत प्यारे हैं। रमाकांत जी, वाकई में आज का दिन ऐतिहासिक है। आज का दौरा, आज का रोड शो ऐतिहासिक है। वो भुज जो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया। जो लोग यहाँ पर बट्टा डाल रहे थे और ये सोच रहे थे कि अब ये डेवलप नहीं हो पाएगा, लेकिन भुज को डेवलप करके दिखाया और बता दिया। और देखिए संभव जी, यहाँ पर गुजरात के संदर्भ में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि 6 अक्टूबर 2001 को मोदी जी वहां पर चीफ मिनिस्टर के तौर पर वहां पर उनका पदार्पण होता है, और उससे पहले केशुभाई पटेल 6 अक्टूबर 2001 से पहले, और उसके बाद 22 मई 2014 तक वहां के वो चीफ मिनिस्टर रहे, मतलब 12 वर्ष 227 दिन तक वहां के चीफ मिनिस्टर। कच्छ और भुज की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर जिस तरह से भूकंप का वो दौर जो उसमें कम से कम 13,000 व्यक्तियों की जिस तरह से उसमें एक दर्दनाक मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी। निश्चित तौर पर कच्छ और भुज को कोई ये नहीं कह सकता था जो कि भीड़ से ये खराब। लेकिन आपने देखा होगा जो कि खास करके मोदी जी के जब भी स्पीच होती है या उनका जब विश्लेषण होता है, तो उन्होंने एक बात जरूर कहनी होती है, आपदा में अवसर। ये चीज आप बार बार उनके मुंह से आप सुनते होंगे। चाहे आप हम देख लें, आप कच्छ भुज का अगर हम उदाहरण ले लें तो वो ले लें, या कोविड के समय में अगर हम देखेंगे तो वो भी हम लोगों को सामने में। तो ये शब्द उनके मुंह से ये बिल्कुल होता है। और ये चीज क्या होता है, जब एक प्रधानमंत्री अपने मंच से इस तरह की बातें करता है, तो वहां पर एक जन जन में संदेश जाता है, और एक स्फूर्ति अंदर में एक होती है, और एक जिज्ञासा होती है, एक उत्तेजना होती है, और एक मतलब कुछ करने की एक चाहत हो जाती है। जो कच्छ और भुज बिल्कुल से नष्ट हो चुका था, उसका जो पुनर्निर्माण हुआ खास करके मोदी जी के नेतृत्व में, जब उन्होंने 12 वर्ष 227 दिन के अंदर में, मात्र मैं तो कह रहा हूं गुजरात में कच्छ और भुज सबसे विकसित शहर है, सबसे विकसित, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उसके बाद मैं तो पूरा विकास की अगर बात करूंगा तो पूरे विकास गुजरात के अंदर में हुआ। लेकिन कच्छ और भुज उसमें से बिल्कुल विशेष रूप से उसको याद किया जाएगा, जो कि जहां पर बिल्कुल संभावना नहीं थी वहां पर उन्होंने खड़ा किया। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 12 वर्ष तक गुजरात का एक विकास हुआ, विकास का एक मॉडल सेट किया गया, उसी तरह से जब वो 2014 में यहाँ पर देश के अंदर में आए, तो उन्होंने भी ये चीज कहा कि देश में सबसे पहले रक्षा, खास करके भ्रष्टाचार, समाज के हर एक व्यक्ति तक वहां पर उसका विकास जाना चाहिए। और ये चीज उन्होंने अपने रग रग, यानी कि रमाकांत जी, जो राज्य में, इस राज्य में विकास का वोट बैंक की जो चाबी है, उसकी चाबी पीएम मोदी के पास है। बिल्कुल संभव जी, मैं तो कह रहा हूं, सारा उदाहरण मैंने दिया है आपको, और वो उदाहरण बिल्कुल आपके सामने में है, और हम सबके सामने में है, गुजरात की जनता के सामने में भी है, और देश के जनता के सामने में भी है, जो हम लोगों ने किस तरह से एक टारगेट फिक्स करके और मिशन मोड में काम करने के लिए हम लोग आगे रहते हैं। चाहे आप 2070 में अगर देखेंगे, चाहे 2030 में हमने क्या टारगेट फिक्स किया है, 100 साल का हमारा टारगेट क्या है। इस तरह से जब हम काम करते हैं एक संगठन के अंदर में, एक देश के अंदर में, तो निश्चित तौर पर ये देश न विकासशील बल्कि विकसित तरह लेवल पर हम लोग चले जाएंगे, और वैश्विक स्तर पर हमारी जो पहचान है उसको और हम सशक्त बनाने की कोशिश करें। ठीक है जी संभव। विनय मिश्रा जी, सबसे पहले आपकी टिप्पणी, इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं, और साथ में ये भी पॉलिटिकल सवाल ये भी कि गुजरात में क्या अवसर तलाश पाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, प्रधानमंत्री जी की इस दौरे से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कम से कम इस प्रश्न का जवाब ढूंढना है कि वो एक मुख्यमंत्री जो कि गुजरात में हुआ करता था और दिल्ली की केंद्र सरकार को बैठकर कोसता था, क्या वो मुख्यमंत्री आज जो प्रधानमंत्री बन चुका है, क्या वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों आपस में एक दूसरे को आंख मिला पाएंगे? तात्पर्य, जो पहले वीडियो वो वहां से बनाकर, जो पहले के वीडियो देखिए जिसमें मुख्यमंत्री गुजरात के दिल्ली में बैठी सरकार को कोसा करते थे, कभी महंगाई पर, कभी बेरोजगारी पर, कभी आतंकवाद पर, हर समय केवल दिल्ली की सरकार को बदलने की बात करते थे। क्या आज उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात या पूरे देश में वो पूर्व के मुख्यमंत्री की कही हुई बातें, क्या वो उन बातों को सार्थक सिद्ध कर पाएंगे?
पहला सवाल तो यही है। और दूसरी बात यह है कि आपदा में अवसर मोदी जी का दिया हुआ नारा है, और ये बात मोदी जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मोदी जी आपदा में अवसर कैसे बना लेते हैं, ये ठीक है, पूर्व में उनके ये मोदी जी से समझ लेंगे, लेकिन कांग्रेस कैसे अवसर बनाएगी, अवसर कैसे तलाशेगी गुजरात में? हम देख रहे हैं, हमने बीते 4 राज्य देखे, हमने विनय भाई, हमने 4 राज्य देखे, वहां पर अवसर कोई नहीं तलाश पाया, बल्कि यहाँ पर जो साख थी पंजाब में वो भी चली गई। अब क्या गुजरात में भी ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला है। गुजरात में कांग्रेस पूरी मजबूती से उभर कर आएगी। देखिए, ये जैसे पंजाब में थी, देखिए ये चुनाव है, पंजाब में थी, पंजाब में नहीं है, पंजाब में होगी। ये तो लोकतंत्र है, जनता का मत है। जनता आज आपके साथ है, कल जनता हमारे साथ होगी, फिर जनता आपके साथ होगी। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिसमें जनता एक ही व्यक्ति को बार बार नहीं चुनती है। और अगर ज्ञान दे रहे हैं, मैं आना चाहता हूँ जी, एक सेकंड। देखिए, गुजरात में कांग्रेस पूर्ण अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस मेहनत कर रही है। अब अविनाश जी, देखिए संभव जी, इनका कहना बिल्कुल जायज है। मैं इनके स्वर से स्वर मिलाता हूं कि मोदी जी आपदा को अवसर कैसे बनाते हैं। अब देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए आपदा है। सारे लीडर जो जा रहे हैं छोड़ के, वो बता रहे हैं कि पिछले करीबन 1.5-2 दशक से वो आपदा बने हुए हैं, वो और उनकी माता श्री। अब जहां तक ये मोदी की बात कर रहे थे, गुजरात के सीएम रह के वो क्या सेंटर के बारे में कहते थे, तो मेरा सवाल है कि राहुल गांधी ने तो खुद अपने कैबिनेट का डिसीजन फाड़ दिया था। तो वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं थे गुजरात के राहुल गांधी, तब अपने कैबिनेट का डिसीजन अपने प्रधानमंत्री को कैसे ट्रीट करते थे? मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन जो थे चुप रहिए, खत्म करने दीजिए। और तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आज तक कांग्रेस ने केवल तोड़फोड़ की राजनीति की है। सब कोई जानता है कि अजगर का क्या मतलब होता है गुजरात में, और किसने इसको बनाया था। और दूसरी बात ये कि अहमद पटेल इनके बहुत ही तिकड़मी नेता थे, अब वो हमारे बीच न रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, स्वर्ग प्रदान के 72 हूरों के पास उनको ना भेजे। बट यही कहना चाहूंगा मैं उनको कि भाई अब वो खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस अहमद पटेल के बगैर खत्म हो चुकी है, और हार्दिक पटेल ने हमें बताया है कि राहुल गांधी और विनय जी जैसे उनके चमचे वो जनता का फिक्र नहीं करते। वो लेकिन अविनाश जी, बड़ा सवाल गुजरात में ये है ना, अविनाश जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या वाकई में गुजरात में कांग्रेस के पास, एक सेकंड की राजनीति बीजेपी से शुरू हुई है। एक सेकंड विनय जी, 1 मिनट। अविनाश जी एक चीज समझाइए, आप एक चीज समझाइए विनय। अविनाश जी 1 मिनट। हार्दिक पटेल को किसने तोड़ा? गुलाम नबी आजाद को आजाद कैसे हो गए? 50 साल के बाद गुलाम नबी आजाद कैसे हुए? और रमाकांत जी आपके पास भी आ रहे हैं, आजाद कैसे हो गए? लेकिन अविनाश जी यहाँ पे एक सवाल ये है, क्या कांग्रेस का व्यापक जनाधार है गुजरात में? एक बड़ा यक्ष प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी। तो आप 5 अगस्त को काले कपड़े पहन के क्यों निकलते हैं शुक्रवार को? अरे काले कपड़े आप पहन के अरे आप काले कपड़े, ये भी बताइए ना, कपड़े पहन के क्यों आते हैं? कपड़ों पर मत जाइए। कपड़ों की बात मोदी जी ने महंगाई पे बोलने के लिए मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचानिए। अरे कपड़ों की बात, के जैसे रमाकांत जी मुसलमानों की पहचान। रमाकांत जी बोलिए, अभी उन्होंने एक सवाल उठाया, जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो लगातार यहाँ पर मैसेज भेजते थे और कहते थे, प्रदर्शन करते थे महंगाई की मार, लेकिन अब हमारी आवाज को दबाया जाता है। रमाकांत जी बोलिए, एक सेकंड विनय जी 1 मिनट। आपको क्यों बुरा लगता है? रमाकांत जी बोलिए अभी। प्रधानमंत्री ने बोला कि कपड़ों से पकड़े जा रहे हैं, बुर्का कौन पहनता है? अरे 1 मिनट अविनाश जी, 1 मिनट अविनाश जी, 1 मिनट रमाकांत जी को सुन लेते हैं पहले। रमाकांत जी बोलिए अभी। संभव जी, कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हो, प्रवक्ता हो, आशावादी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। वो अभी भी देखते हैं जो कि हमारा जनाधार है, हमारी पार्टी बिल्कुल मजबूत है, हमारी संगठन मजबूत। अब आता हूं जो प्रश्न आपने किया है, निश्चित तौर पर एक मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए अपने प्रदेश के अंदर में क्या हो रहा है और केंद्र सरकार में किस तरह से। आज अगर वो केंद्र सरकार का अनुभव कर रहे हैं और जिस समय में वो चीफ मिनिस्टर थे उस समय भी अनुभव कर रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसे अनुभव, जब अनुभव बिल्कुल साझा होता है तो निश्चित तौर पर प्रदेश का विकास होता है। ये चीज 50% रेवेन्यू स्टेट को मिलता है, ये विनय जी को समझ में नहीं आएगी। और जहां तक कांग्रेस पार्टी कितना विकास हो गया?
इनका 50% रेवेन्यू मिलता है स्टेट को। विकास कितना हो गया? 1993 की घटना और केवल गुजरात का विकास से मतलब भाई नहीं है। आपका विकास नहीं हुआ, कांग्रेस का कोई विकास नहीं हुआ। इस समय इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार थोड़ी है। केवल गुजरात के विकास से मतलब नहीं, कांग्रेस का देश का विकास बताइए। कांग्रेस के लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, देश वो देश भुखमरी के के प्रधानमंत्री है। कितना है, कितनी कांग्रेस महंगाई के है, विकास के लिए आप राहुल गांधी से पूछिए। बात कर लीजिए, आप बेरोजगारी की बात कर लीजिए, कांग्रेस के विकास के बारे में राहुल गांधी बताएंगे, वो प्रधानमंत्री का काम नहीं है। महंगाई के बारे में कौन बताएगा? महंगाई के बारे में कौन बताएगा? विनय जी, महंगाई के बारे में एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि कांग्रेस का कितना जनाधार बचा हुआ है जब पार्टी के नेता ही लगातार छोड़ते जा रहे हैं पार्टी को। महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, आतंकवाद के बारे में कौन बताएगा? निर्मला सीतारमण बहस कर रही थी महंगाई कब उठेंगे? ये सवाल देश के बुनियादी सवाल जो है, मैं बात कर लूं, मैं बात एक सेकंड महंगाई की बात है। विनय जी एक मिनट अरे भाई पार्लियामेंट विनय जी एक मिनट, अविनाश जी एक मिनट, रमाकांत जी अपनी बात को कंप्लीट कर ले, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्यों लग रहा है आपको? मैं आपके पास आ रहा हूँ, रमाकांत जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। आज 1100 का मिल रहा है सिलेंडर। भाई नंगी तार आपने पकड़ रखी है राहुल गांधी की, राहुल गांधी की नंगी तार आपने पकड़ रखी है। करंट मुझे क्यों लगेगा? महंगाई की बात करंट मुझे क्यों लगेगा? देखिए अविनाश जी और विनय जी, ऐसे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? पहले मैं एक नहीं दिख रहा है। मैं हर किसी के पास आ रहा हूँ, मैं एक एक करके आ रहा हूँ, प्लीज। राहुल गांधी अविनाश जी प्लीज, अविनाश जी प्लीज एक मिनट, छोड़िए, आप बात कीजिए महंगाई की। अरे विनय जी, विनय जी एक मिनट, सड़क पे थे पार्लियामेंट में, निर्मला सीतारमण ने बोला आप सड़क पे थे। अविनाश जी एक पार्लियामेंट मिनट, में बात हो चुकी है। एक मिनट अभी अंकल जी की बात सुनिए। रमाकांत जी बोलिए अभी। असंभव जी, देखिए महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। देश की जनता की भलाई के लिए जो भी ऐसे विषय हों पर उठाए जाना चाहिए। ये सड़क पर नहीं उठाया जाना चाहिए, ये मुद्दा जो है सो सड़क पर उठाने की चीज नहीं है। लेकिन जहां पर ये माननीय, लेकिन रमाकांत जी, क्या बीजेपी कभी सड़कों पर नहीं आई है क्या? बीजेपी भी खूब सड़कों पर आई है, खूब प्रदर्शन हुए, बहुत हुई महंगाई की मार। बिल्कुल आई है, नहीं बिल्कुल आई है, आज गलत हो गया, बिल्कुल आई है। लेकिन महंगाई के ऊपर में जब चर्चा होती है तो बड़े संवेदनशील तरीके से संसद के पटल पर, संसद के अंदर में 3 साल का कोरोना है, जिन्होंने यूक्रेन का वॉर है, पूरा का पूरा विश्व घूम रहा है। अरे मैं ये सीरियस मैटर है संभव जी, ये सड़क पे आने का मैटर नहीं है, ये इंटरनेशनल मैटर है। लेकिन रमाकांत जी, यही तो कांग्रेस कहती है, हम सड़कों पर करते ठीक है, हम सभा में सदन में करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बातों को सुना नहीं जाता, उस पर चर्चा ही नहीं होती है। ये इंटरनेशनल मैटर है। महंगाई पर चर्चा हुई है संभव जी, महंगाई के ऊपर में चर्चा हुई है, और निर्मला सीतारमण से मतलब नहीं है महंगाई कम कितनी। देखिए आज मुद्दा महंगाई का नहीं है, आज विनय भाई मुद्दा महंगाई का नहीं है, आज कांग्रेस की स्थिति क्या है, मिशन गुजरात पे क्या चल रहा है, कांग्रेस कितनी ज्यादा तैयार, मैं उसको लेकर भी सवाल कर रहा हूं आपसे। आप मुझे बताइए कि गुजरात में कांग्रेस कितनी ज्यादा मजबूत है आज, क्योंकि आपके अस्तित्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। महंगाई का मुद्दा। विनय जी बोलिए। जी दोबारा सर क्या बोला? सवाल यही है कि आज गुजरात में कांग्रेस की स्थिति क्या है, मिशन गुजरात में किस तरह से परफॉर्मेंस है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि आपके एक एक करके नेता लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं, ऐसे में आपकी नैया डूब रही है, अस्तित्व खतरे में है पार्टी का। कोई नैया नहीं डूब रही है। वो नेता जो लाभ के पद पर बने हुए थे, आज उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, तो लाभ लेने के लिए दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। इसमें नैया डूबने मतलब पहले लाभ लेते रहे, पहले वो लाभ लेते रहे तो अब तब तक अच्छे थे। और सुनिए, और आपने बात की है तैयारियों की, तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, तैयारी कार्यकर्ताओं से होती है, ना कि बड़े नेताओं से होती है। कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता देख रहा है। आज की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या क्या है? आप देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद, इन समस्याओं का लेकिन वही कार्यकर्ता आपकी पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? पब्लिक वोट क्यों नहीं देती? सर सुनिए तो, जनता ने जिस उम्मीद से भाजपा को शीर्ष नेतृत्व बैठाया, भाजपा को प्रधानमंत्री चुना, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पिछले 8 सालों में जनता देख रही है कि जनता के साथ धोखा हुआ है। जनता पहले भी देख रही थी, नहीं जनता तो पहले भी देख रही थी, जनता ने फिर बता दिया, अब जनता अभी भी देख रही है, अच्छा होगा तो फिर बता देगी। बिल्कुल बताएगी, हम सभी उस नतीजों का इंतजार करेंगे। जी रमाकांत जी एक सवाल। जी पहले सवाल कर लीजिए। जी मेन बात यह है कि यहाँ पर आप पे आरोप लगता है कि चर्चा नहीं होती है, और फिर उसके बाद फिर कहते हैं कि तोड़ लिए जाते हैं, हमारे नेताओं को तोड़ लिया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसे आरोप आप पर क्यों लगते हैं? फिर
अब देखिए संभव जी, ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, दो सब विषय आपने रखे। हाँ। एक तो ये रखा जो कि हम चर्चा नहीं करते। हाँ। मैं कहता हूँ जो कि चर्चा कहाँ नहीं होती। आज भी इस सत्र में भी हमने देखा है, मानसून सत्र में भी हमने चर्चा की है, माननीय वित्त मंत्री जी ने चर्चा की है, लेकिन जब चर्चा होती है तो ये जाकर के वहां पर महात्मा गांधी जी के मूर्ति के सामने जाकर खड़े होकर के पट्टा लेते हैं और बिल्कुल वहां जाकर के खड़े हो जाते हैं। अरे चर्चा सदन के अंदर में कीजिए ना, आप में हिम्मत है तो सदन के अंदर में चर्चा करिए। आप आपके समय की तुलना अगर हम वर्तमान समय में करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने आप अंतर नजर आ जाएगा। दूसरी बात हमारे ऊपर में आता है जो कि ये तोड़ फोड़ की राजनीति हम करते हैं। ये बहुत बार हमने सुना है जो कि लोटस 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 लोटस, ये बहुत बार सुनते हैं जो कि लोटस लोटस हो जाता है। कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता को इनको समझना चाहिए जो 1993 में जेएमएम कांड क्या हुआ था, इनको इतिहास उल्टा करके देखना चाहिए। नरसिम्हा राव जी की सरकार को लोगों ने अविनाश जी, और किस तरह से नोट उछाले गए। अविनाश जी, चलिए ठीक है इतिहास। अविनाश जी, एक सवाल आपसे भी, हम देख रहे हैं गुजरात में बीजेपी लगातार जुटी हुई है, कांग्रेस मेहनत कर रही है और इस बीच यहां पर आम आदमी पार्टी विस्तार कर रही है, तो गुजरात में यह भी एक फैक्टर रहने वाला है अब। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसको नकारा नहीं जा सकता, चाहे जो भी उनके अंदर कमियां हैं कि 10 साल के भीतर 2 स्टेट में आज उनकी सरकार है और केजरीवाल एक मेहनती नेता है, चाहे वो बहुत मेहनत से झूठ बोलते हो। शराब नीति उनकी बिल्कुल ही बेकार और फेल और करप्शन से घिरी हुई शराब नीति है, पर वो एक मेहनती नेता है, एक ही झूठ को 200 बार बोलते हैं। वो राहुल गांधी जैसे नहीं है कि बस झूठ 5-6 बार बोल करके फिर विदेश चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ऐसा नहीं है भाई। एक मिनट भाई, झूठ बोलते हैं भाई, एक मिनट रुक जाइए आप। आप झूठ बोलने में मोदी जी का उदाहरण दीजिए, उनसे बड़ा झूठा तो कोई है ही नहीं। बढ़ती है तो पंजाब में आपने देखा आम आदमी पार्टी कांग्रेस के दम पे बढ़ी, दिल्ली में आपने देखा कांग्रेस के दम पे बढ़ी, तो कहीं ना कहीं अगर उनकी ऐसी आकांक्षा है तो उसमें आगे जाने में कोई रोक नहीं है, पर वहां पे 0 हासिल होगा, वो मुंह की खा के आएंगे। जैसे जमाना जब्त उनका गोवा में हुआ, यूपी में हुआ और अन्य राज्यों में हुआ, उसी तरह से इनका जमाना जब्त गुजरात में होगा, पर मेहनत और झूठ बोलने में वो कोई कमी नहीं करेंगे। केजरीवाल निहायत ही गिरे हुए नेता है और गिरेंगे गुजरात जाकर के, और लोगों के नजरों में पूरे भारतवर्ष में और दिल्ली के नजर में तो गिर चुके हैं, अब गुजरात की बारी है, वो बिल्कुल ही गिर चुके हैं। जी विनय जी बोलिए। अभी देखिए, पहली बात तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपका जो राष्ट्रीय चैनल है इस पे इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। किसी एक नेता को गिरा हुआ बता रहे हैं और झूठा बता रहे हैं। झूठ बोलने में मोदी जी से बड़ा झूठा तो कोई है नहीं। ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। माफी मांगा राहुल गांधी ने, माफी मांगा मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में, माफी मांगा है सुप्रीम कोर्ट में, माफी मांगा राहुल गांधी ने। देखिए विनय जी, शब्दों की मर्यादा हर किसी को रखनी चाहिए। देखिए उन्होंने कहा गिरा हुआ, तो आपने कह दिया झूठा, मतलब कि आप तो कम से कम आप समझदार है, तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए ना फिर। नहीं, झूठा शुरुआत किसने की आप देखिए ना। नहीं, चलो उन्होंने शुरुआत कर दी, लेकिन आप तो ना करें, आप ना करें फिर। एक तो आप खुद कर रहे हैं, ऊपर से आप फिर यहाँ पर राय भी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। होंगे वो सबके लिए बराबर होंगे, किसी एक के लिए होंगे और किसी एक के लिए नहीं। अगर वो नियम इनके लिए है तो मेरे लिए भी है, ठीक है। हाँ, तो मैं हर किसी से यही कह रहा हूँ कि शब्दों की प्लीज मर्यादा बनाए रखें हर कोई। जी बिल्कुल मर्यादा बना के रखूंगा। विनय जी बोलिए। अभी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी पिछले 8 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं, और आप ग्राफ उठाकर देखिए कि इन 8 सालों में देश कांग्रेस के टाइम पे कहां था और इस समय बीजेपी के टाइम पर कहां है। आप वर्ल्ड इंडेक्स में देखिए, भुखमरी की कगार पे भारत हिंदुस्तान कहां पर खड़ा है, बेरोजगारी में कहां खड़ा है, और ये भी देखिए कि महंगाई की दर कहीं और पहुंच गए। अभी महंगाई की दर रमाकांत जी एक सवाल मैं आप लूंगा। रमाकांत जी आखिरी कमेंट में लूंगा एक से। हमने देखा था रमाकांत जी, पिछली बार पाटीदार समाज बहुत ज्यादा नाराज था, लेकिन इस बार पाटीदार समाज को किस तरह से एड्रेस करेंगे? कांग्रेस के बड़े हल्के प्रवक्ता हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ, संगठन के हाँ थोड़ा सा आप ही बारी कर दीजिए। एक सेकंड विनय जी, एक मिनट आप देखिए पर्सनल हो जाते हैं फिर। हमारे कार्यकर्ता इतने मेहनती और संवेदनशील हैं, हर एक मुद्दे को जहां तक समायोजित करने की बात है, हमने कहा है जो कि ये पार्टी जो है, ये संगठन जो है बिल्कुल समायोजन का बना हुआ संगठन है। हर एक को समायोजित किया जाएगा, और जहां तक हमने विकास के मॉडल को हम पहले से ही उस प्रदेश के अंदर में लाने की कोशिश की है हमने। जनता हमारे काम से संतुष्ट है, उसी तरह से हम संतुष्टि प्रदान करेंगे जनता को। आप देखेंगे
आने वाले समय में फिर हमें जनता आशीर्वाद दे करके फिर हमें चुनेगी और निश्चित तौर पर जनता की भलाई के लिए हम एक जमीन आसमान एक कर। ठीक है अविनाश जी, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा मैं इस चीज को लेकर, क्या आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन हम बीते चुनाव को, पिछले ही चुनाव को देखें तो इसमें कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा था, तकरीबन 41% वोट शेयर था वहां पर, तो आप ऐसे में कमजोर कैसे कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को? अब तक आवाज आ रही है अभी अविनाश जी? चलिए नहीं आ रही है। विनय जी आपसे आखिरी सवाल कि कांग्रेस को यहां पर बचाना है और अपना वजूद बचाना है तो अपना 100% देना होगा, केवल ट्वीट करने से कुछ नहीं चलेगा। आपके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने कांग्रेस को हरा करके 2 जगह सरकार अपनी बनाई है। ठीक है। अब जहां तक बीजेपी का सवाल है, पिछली बार जो था वो पहला इलेक्शन था जब मुख्यमंत्री के रूप में खुद मोदी जी वहां पे नहीं थे, वो पीएम बन चुके थे और एक ऐसे सरकार को डिफेंड कर रहे थे क्योंकि बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन से फ्लड के बाद उभर के बाहर आ रही थी। तो उस समय का हार्दिक पटेल का बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था। आज आप देखिए हार्दिक पटेल कहाँ है। तो जो भाजपा देश के हर वर्ग का दिल जीत सकती है, अपने दुश्मनों का दिल जीत सकती है, कौन है हार्दिक पटेल? आज वो भाजपा में है। तो जो हर देशवासी का दिल जीत सकता है, मुसलमानों का दिल जीत सकता है, ट्रिपल तलाक खत्म करके महिलाओं का दिल जीत सकता है, गैस का सिलेंडर उज्ज्वला दे करके महिलाओं का, गांव की महिलाओं का दिल जीत सकता है, घर मकान बिजली पानी दे करके गरीबों का दिल जीत सकता है, वो उसके लिए कोई कष्ट नहीं है। मैं आपको फिर दिलासा दिलाता हूं कि बड़ी भारी मेजॉरिटी से मोदी जी की सरकार जो चलती आ रही है देश में भी और प्रदेश में, वो चलती रहेगी। चलिए विनय जी आखिरी कमेंट आपका कि 100% यहां पर देना होगा कांग्रेस पार्टी को अपना वजूद बचाने के लिए, केवल ट्वीट से काम नहीं चलेगा कि घर बैठे और ट्वीट कर दिए। कांग्रेस की वोट तो आप ले जा रही है। नहीं विनय जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जी बोलिए। अभी देखिए आपने बात की कांग्रेस को 100% देना होगा। आपने देखा कि ट्वीट वाली बात जो आपने कही है, आप देख रहे हैं कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन आपने ये भी देखा कि गुलाम नबी आजाद ने ये कहा कि पहले कांग्रेस को जोड़ो, पहले ये भी कहा। बात तो कंप्लीट होने दीजिए। जो कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा निकाली जा रही है वो केवल कंप्यूटर पर बैठकर, लैपटॉप पर बैठ के नहीं निकल रही है। उसमें राहुल जी स्वयं पैदल चल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ ये बात स्पष्ट कही है, मेरा साथ कोई दे न दे मैं अकेले ही चलूंगा। कपड़े के ऊपर जिनको जाना था वो चले गए, जिनको रहना है वो हमारे साथ रहेंगे। तो देखिए जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, जनता के मुद्दे कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को बार बार उठाती रहेगी। और गुजरात में जिस तरह से मुख्यमंत्री, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि जिस तरह से मोदी जी मुख्यमंत्री थे और मांग कर रहे थे केंद्र में, बस वही चीज उलट के फिर से है कि आज वो प्रधानमंत्री हैं। आपने देखा यूपी में राशन, मैंने बताया ना आपदा में अवसर, यूपी में। चलिए देखते हैं अभी कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी कितनी ज्यादा मजबूत हो पाती है, ये देखना होगा। अविनाश जी बहुत धन्यवाद, विनय जी बहुत धन्यवाद और रमाकांत जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल यहाँ पर 27 साल से बीजेपी लगातार यहाँ पर सत्ता में आ रही है, तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है अपने यहाँ पर एक बार फिर से कमबैक करने की, वापसी आने की। तो यहाँ पर बड़ी चुनौती जरूर होगी, लेकिन इस बीच यहाँ पर चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने भी है और इसी के साथ कांग्रेस में भी तमाम चुनौतियाँ खड़ी हैं। और देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में उन चुनौतियों को किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी उन चुनौतियों को किस तरह से पार पा पाएगी। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।